नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है मैनिफेस्टो और मुसलमान। जी बिल्कुल ऋषिका, और चूंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, जिन्ना और मुस्लिम लीग अब राजनीति का एक परमानेंट और स्थायी मुद्दा बन चुके हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते ही बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि ये एक झूठ का पुलंदा है और इसको मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के समान ठहराया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का जिक्र है और मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार से इसको लागू किया था ठीक उसकी झलक इसमें देखने को मिलती है। वहीं राहुल गांधी ने शहडोल में कहा है कि जहां भी 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां पर हम कलेक्टर नहीं बल्कि एक समिति का शासन लागू करेंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल जरूर है कि जब राहुल गांधी इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो उनमें इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको शामिल क्यों नहीं किया गया है? अगर राहुल गांधी इसको बाकी आदिवासियों के लिए बता रहे हैं तो राहुल गांधी ने इसको मौखिक गारंटी क्यों कहा है, जबकि राहुल गांधी गारंटी देते फिर रहे हैं? बिल्कुल ऋषिका। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से तुलना यहाँ पर की जा रही है, जहाँ ये कहा गया है बीजेपी की ओर से ये जो आरोप लगाए गए हैं वहां कहा गया है कि अल्पसंख्यकों से पर्सनल लॉ को स्वतंत्र कराना, साथ ही विदेशों में मौलाना आजाद जो छात्रवृत्ति है उसको बहाल कराना, इन तमाम आरोपों के बीच कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो घिर गया है। वहीं अभी इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की तुलना से करना ठीक है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। विवांशु जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। अनुराग महलवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ श्याम मोहन श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर निगम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सभी मेहमानों का एक बार और स्वागत करता हूं। सबसे पहले विभांशु जोशी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जैसे ही लागू हुआ बीजेपी ने हमले बोलने शुरू कर दिए। पहले तो इसको झूठ का पुलिंदा बताया, पर एक के बाद सिलसिलेवार बीजेपी नेताओं ने इसको कहीं पाकिस्तान से जोड़ा, कहीं मुस्लिम लीग से जोड़ा, कहीं जिन्ना से इसको जोड़ा है। उधर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ का नाता मुस्लिम लीग से रहा है, उनके जो पूर्वज हैं वो मुस्लिम लीग के समर्थक रहे हैं। इन दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले कहना चाहूँगा कि ये जो मुस्लिम लीग और बीजेपी का नाता, संघ का नाता, देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने सभी भाषणों में साफ तौर पर कहते हैं कि मैं 140 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो जब वो 140 करोड़ की बात करते हैं तो सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, गरीब हो या विशेष वर्ग के लोग हों। तो ये बात तो बिल्कुल उनकी झूठी है कि इस तरीके से किसी विशेष के साथ जोड़कर इस बात को रखें। साथ में जो दूसरी बात आपने उठाई कि भारतीय जनता पार्टी ने या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मुस्लिम लीग के साथ जोड़ा। देखिए, कहीं भी कोई चीज़ यदि कांग्रेस अपने न्याय पत्र में कट पेस्ट करके डालती है तो निश्चित तौर पर उससे उसे जोड़ा ही जाएगा। यदि आपने कोई भी चीज़ कहीं से उठाई है तो यदि उस चीज़ से उसको व्यक्ति जोड़ता है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो इस बात को स्वीकार करें कि उन्होंने कहीं से कोई चीज़ ली है और उसमें रखा है और आगे लेकर उसको चल रहे हैं। तो इस तरीके से इस बात को उन्होंने न्याय पत्र में तो स्पष्ट तौर पर, अभी आपने बताया कि कुछ बातें आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, कभी वो अध्यक्ष रहते हैं कभी नहीं रहते, वो एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने एक सप्लीमेंट्री एजेंडा, एक जो अपना न्याय पत्र का एक सप्लीमेंट्री एजेंडा जिसको आप बता ही रहे हैं साफ तौर पर, मौखिक तौर पर, उसकी जिम्मेदारी कैसे लेगा? कल को यदि वो बात यदि उन्होंने नहीं लागू करी, वैसे तो अभी सरकार आना किसकी आएगी, क्या आएगी, कैसी आएगी, वो सब सामने आएगा 4 तारीख को, लेकिन यदि ऐसा होता है तो वो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या उनके घोषणा पत्र में ये बात थी? क्या उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा था और न्याय पत्र के तौर पर बात करें? मैं तो और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं, जब ये न्याय पत्र की बात करते हैं तो वास्तव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो न्याय शब्द में ही हो जाता है। बल्कि चुनाव आयोग को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र का क्या नाम न्याय पत्र रख सकता है अथवा नहीं।
क्योंकि विधिक स्तर पर अभी हम यदि न्याय शब्द के लिए जाएं तो न्याय हमारे संविधान से चलता है, न्याय हमारे विधान से मिलता है। तो क्या ये किसी तरीके का संविधान है, क्या किसी तरीके का विधान है जो कि संसद या विधानसभा से पारित किया जाता है? तो मैं तो आदर्श आचार संहिता के तौर पर न्याय शब्द पर ही आपत्ति करना चाहूंगा कि वो सही नहीं है। बिल्कुल, एक सवाल और है यहाँ पर सर, चूंकि उन्होंने कहा कि जहाँ 50% आबादी से ज्यादा आदिवासी होंगे वहां पर हम कलेक्टर नहीं बल्कि एक समिति का शासन चलाएंगे और समिति में सभी वर्ग के लोग होंगे, उसमें दलित भी होंगे, उसमें मुस्लिम भी होंगे, उसमें जनरल कास्ट भी होंगे, तमाम समुदाय को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी रियासत प्रथा को चालू करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस प्रथा को संविधान ने स्वीकार नहीं किया, कानून ने स्वीकार नहीं किया, देश ने स्वीकार नहीं किया इसको। देखिए, लॉ ऑफ लैंड होता है, भारत देश जो है वो संविधान के अनुरूप ही चलेगा। संविधान में जितने अनुच्छेद में जो बातें कही गई हैं, जो अनुवर्ती सूची के तहत जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करना पड़ेगा। राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है, जिला कलेक्टर महोदय की अपनी जिम्मेदारी होती है और केंद्र शासन की अलग अलग सूचियां हैं। संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी सूची बनाकर जिला स्तर पर कलेक्टर के महोदय के माध्यम से कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको संविधान के अनुरूप ही फैसले करने चाहिए। उन्हें अपने कानून विशेषज्ञों से जरूर कुछ बात करने से पहले सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, और चूंकि ऐसा लगता है कि वो स्टेट की कल्पना नहीं कर रहा है बल्कि सेंटर की ही कल्पना कर रहा है, इससे तो एक एकात्म शासन जिसका हम कहते हैं कि उसका निर्माण नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल विभांशु जी, और हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना जो है वो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की जा रही है, तो क्या न्याय पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के पत्र से ठीक है, और किन बिंदुओं के आधार पर इसकी तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की जा रही है? सर, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी दे या कांग्रेस दे, खड़गे जी ने उसका खंडन करके बता दिया है कि ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है। अब घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी को या भाजपा के नेताओं को ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, बहुत बढ़िया है, जनता के हित का। उन्हें आलोचना करना है, आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। 1% भी कांग्रेसी भाजपा का घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं और ना भाजपाई कांग्रेस का पढ़ते हैं, सिर्फ आलोचना करते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो जनता के हित के हों, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो देश हित के हों, लेकिन उन्हें आलोचना करना है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घोषणा पत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में, तो उन्होंने ये कहा है, अब पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग मैटर है सर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की बात यहाँ पर की गई, विदेशी तस्वीर उसमें लगा दी गई। अब मुस्लिम लीग से जोड़कर उन्होंने कहा कि 1936 में जो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में बातें थी वही सेम बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद किया है, वायनाड में वो पहुंचे, तो उन्हीं के अलायंस के नेता हैं यानी राजा, उन्होंने ये कहा कि वहां राहुल गांधी को जाना पड़ेगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय ही है जो राहुल गांधी को जिता सकता है। और अब उस बात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बातें हैं। देखिए, राजनीति में बहुत पहले जो नैतिकता थी, पहले जो मूल्यों के मूल्य पर चलते थे नेता, अब वो खत्म हो गया है। आपको मैं काफी पहले पीछे ले चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड टाइम पर ग्वालियर से माधवराव सिंधिया जी ने पर्चा भर दिया और वो दूसरी जगह कहीं नहीं भर पाए थे पर्चा, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को हारना पड़ा था, वो हार गए थे चुनाव। हारने के बाद उनको कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, चूंकि बहुत विद्वान थे पूर्व प्रधानमंत्री महोदय, तो उनको विदेशी प्रतिनिधि मंडल में नेतृत्व देते हुए उनको बाहर भेजा गया था। तो ये पहले नैतिकता हुआ करती थी। आज तो ये माना जाता है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी हार रहे थे और वहां हार गए थे तो वो वायनाड सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे। तो आप एक बात बताइए, माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जितने होते हैं वो सुरक्षित सीट क्यों मोदी जी वायनाड से जाके नहीं लड़ते हैं? क्योंकि वहां से वो लड़ रहे हैं, वो बनारस से, वहां हिंदू बहुत हैं, इसलिए शायद लड़ रहे होंगे। ये कांग्रेस आरोप लगा सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। ये चुनावी माहौल है और ये उनकी जिम्मेदारी है। इस मुस्क और जो बार होता है उसमें सब चलता है। ये अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, देश हित में आपको ये जानकारी होगी शायद कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में जिसके साथ सरकार बनाई थी वो देश के विभाजन की बात किया करती थी मैडम।
जिनके साथ सरकार बनाई थी। और यही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बिहार में ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर जीतते हैं तो पाकिस्तान में फटाके फूटते हैं, पाकिस्तान में जश्न मनता है। उनके साथ आज सरकार में है भाजपा। तो इनकी कथनी और करनी में आप किसी राजनीतिक दल का, मैं बड़ी निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहता हूं कि इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता से मतलब है। हर राजनीतिक दल को पब्लिक को किस तरीके से इनको उलझाना है, पब्लिक को किस तरीके से लड़ाना है, जनता को किस तरीके से उलझाए रखना है, क्योंकि मूल मुद्दों से भटके ना कांग्रेस इस तरीके की है ना भाजपा है। उनका ये मानना है कि मूल मुद्दों से जनता भटकती रहे। मूल आदमी मुस्लिम लीग की तरफ जा रहा है। आज वो ये नहीं पूछ रहा है कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, आज रोजगार क्या हो रहा है, आज तेल किस भाव मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर तो पक्ष विपक्ष कोई भी बात नहीं कर रहा सर। जनता कहाँ जाएगी फिर? जनता भरोसा किस पर करेगी? जनता आप जैसे लोगों पर भरोसा करेगी, क्योंकि चैनल सच्चाई दिखा रहे हैं, चैनल जनता की बात कर रहे हैं। और ये कर्तव्य है चैनलों का, ये कर्तव्य है आज पत्रकारों का, ये कर्तव्य है कि सच्चाई सामने लेके आए। आपको ऐसा लगेगा आज एक बाहर के किसी इंटरनेशनल मीडिया ने एक बहुत गंदा वो है जिस तरह से उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने रिलीज किया है, वो आया कि उसमें उन्होंने डॉग्स की फोटो बना दी है और उसके आगे पेन लगा दिया है उन्होंने कि ये स्थिति है भारतीय मीडिया की। मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। कुछ लोगों की, अगर मान लीजिए कुछ लोग किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करते हैं या उनकी तरफ से, लेकिन वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन्हें जो दिखता है वो दिखा रहे हैं। तो जनता सब जानती है और जनता को सच्चाई बताना मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है। पहला कर्तव्य हमारा है कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और हम उनको आईना दिखाना जानते हैं राजनीतिक दलों को। बिल्कुल ठीक है। सुधीर निगम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने कई बातों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये कहा कि जो भारत की राजनीति है मौजूदा, उसमें नैतिकता बिल्कुल समाप्त ही हो चुकी है। लगभग की बात नहीं, समाप्त ही हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस किस प्रकार से अपने विपक्ष के तौर पर दूसरी पार्टियों को देखती थी, और आज का जो कांग्रेस विपक्ष में है उसको सत्ताधारी दल कैसे देख रहा है, ये एक निगरानी भी है और इसे निगाहें भी कहें अपन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो नेता बयान देते हैं वो वाकई स्टडी करते हैं घोषणा पत्रों पर, या वैसे ही अफवाहें उड़ा देते हैं, वैसे ही बयान दे देते हैं? सबसे पहले तो मैं कई चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ जो शिशिर जी ने कहा कि आजकल राजनीति में नैतिकता नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। हर तरह से, यानी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या सारी गतिविधियां जो हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित हो गई हैं। येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना ही किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य धर्म हो गया है। सिर्फ उसके आगे वो और कुछ सोचते ही नहीं है। रही घोषणा पत्र की बात और नैतिकता की बात तो इन्होंने कर ही दी है, तो घोषणा पत्रों की बात है तो घोषणा पत्र चुनिंदा लोग ही पढ़ते हैं दूसरी पार्टियों का, बल्कि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इन घोषणा पत्रों में, क्योंकि इतने बरसों से देख रहे हैं जो घोषणाएं होती हैं वो कभी फुलफिल होती ही नहीं है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए या देश की राजनीति में देख लीजिए, हमेशा ये होता है कि घोषणा पत्र में अधिकतर 90% बातें, बल्कि मैं तो कहूँगा, जो हवाई होती हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं है। सभी एक तरह से एक दूसरे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई यानी घोषणा पत्र में सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उसकी तरफ आकर्षित हों, इसलिए वो ऐसी बातें शामिल करता है, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, महिला का मामला हो। आप देखिएगा कोई भी घोषणा पत्र आएगा उसमें इन पर बहुत बातें होंगी। कुल मिलाकर के ये एक चीज़ समझ नहीं आती कि राजनीतिक दल बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों पर चुप क्यों रहते हैं। हालांकि उसमें दबी छुपी उसमें बात की जाती है कि हम इतना पैसा देंगे, युवाओं को पैसा देंगे। कांग्रेस का जैसा घोषणा पत्र आया कि 1 लाख रुपए साल 25 साल से कम वालों को, जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले होंगे उन्हें देंगे, या महिलाओं को, घर की बुजुर्ग महिलाएं जो हैं गरीब तबके की, उन्हें 1 लाख रुपए साल देंगे। तो इस तरह की चीज़ें करते तो हैं, लेकिन इससे सीधा कहीं पे रोजगार किस तरह से जनरेट किए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, महंगाई पे कैसे काबू पाया जाएगा, इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे। धर्म, जाति, इस पर ही पूरा फोकस रहता है। यानी कहीं से भी ये लगता है उन्हें किसी धर्म को एक तरफ हम ज़्यादा
फायदा देंगे तो उसका एक मुश्त वोट हमें मिलेगा, या किसी लेकिन वर्ग क्या- को देंगे बिल्कुल, तो लेकिन उसका क्या ऐसा फायदा। नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि जो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र है उनको गंभीरता से लिया जाए और राजनीति के केंद्र में उसको बहस का हिस्सा बनाया जाए और इस पर स्पष्टीकरण भी मांगे, उनसे पूछे कि आप एक समय सीमा तय करिए कि आप कितने दिनों के भीतर आपने जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करेंगे। जी, इसमें एक चीज हो सकती है, इसमें यानी अब ये किस तरह से लागू किया जा सकता है, चुनाव आयोग इसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकता है या कोर्ट कुछ हस्तक्षेप कर सकता है कि यदि आपने किसी पार्टी ने घोषणा पत्र लाया है, उसमें जो जो घोषणाएं की हैं उसके लिए उनकी जिम्मेवारी तय करने का काम ये कौन सी एजेंसी करेगी? नहीं तो मैं भी आज कह दूं कि मैं हर व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए दूंगा यदि बिल्कुल और कल को मैं नहीं दे पाऊं तो मेरे पे कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, जवाब मांगा जाएगा कि कोई एजेंसी ऐसी तय की जाए जिस तरह की घोषणाओं पर रोक लगा सके और जो जमीनी तौर पर संभव हो ऐसी घोषणा पत्र में ठीक। चीजें शामिल की जाएं। ठीक है सुधीर जी, और कहीं ना कहीं ये तो तय है कि राजनीतिक दल जो है नैतिकता को लेकर जिस तरह से तमाम मेहमानों ने हमारे बात की, राजनीतिक दलों में नैतिकता नहीं बची, लेकिन मुद्दे पर वापस आते हुए जिस तरह से मुस्लिम मैनिफेस्टो से इसकी तुलना की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, अनुराग मेहरवाला जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो हम देख रहे हैं अभी मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से तुलना करना, और कहीं ना कहीं देखिए पार्टी जो है वो अन्य पार्टियां जो है वो मैनिफेस्टो को पढ़ती तो है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, अगर मैनिफेस्टो नहीं पढ़ेंगे तो आरोप कैसे लगाएंगे? इसको पढ़ने के बाद उन्होंने जब ये कहा कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही, क्योंकि पहले भी अल्पसंख्यकों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की गई, अब फिर से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, पुरानी बहुत एक सेइंग है कि अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बिल्कुल। है ना। तो कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि महालक्ष्मी योजना की इतनी चर्चा नहीं हो रही है। डिबेट का पॉइंट जो है वो महालक्ष्मी योजना नहीं है, बल्कि डिबेट हम किस बात पर कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए। बिल्कुल। और लगातार ये आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, और गाहे बगाहे सभी जानते हैं कि कुछ तरह की सच्चाइयां भी हैं जिनको भले ही पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे कहा जाए, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं। बात तभी होती है अगर आप बहुत ध्यान से मैनिफेस्टो को देखेंगे तो ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं जिस तरह का होना चाहिए था। आज आप संकल्प पत्र को देखें, आप आज किसी भी धार्मिक, किसी भी और राजनीतिक तरह से अगर हम इसको ना सोचें, बल्कि हम इसका एक सामान्य विश्लेषण करें, राजनीतिक विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि ये संकल्प पत्र, ये जो मैनिफेस्टो है इनका कांग्रेस का, वो इतना पावरफुल नहीं है बिल्कुल सर, एज कंपेयर टू बीजेपी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का एक निष्पक्ष आकलन करें, अवलोकन करें, तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की जरूरत है। और ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है। प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति रहे हैं, बहुत सीनियर जो है वो पर्सन रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए काफी योगदान किया है। आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि प्रमोद कृष्णम जी को एकदम सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्हें जिस तरह से हाशिए पर लाया गया है वो भी अपने आप से एक सोचने की बात। कांग्रेस को समझाते भी आए हैं जी बिल्कुल। और आप देखिए कि कांग्रेस की जितनी भी लॉबी है, आज कांग्रेस अपने आप से ही मुक्त होती जा रही है। तो इस बात पर विचार करना चाहिए और सभी पैनलिस्ट को इस बारे में हमें खुलकर डिबेट करना चाहिए कि कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो है वो क्या और बेहतर हो सकता था। क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ला करके एक जनमानस का, भारत की जो जन है, भारत का जो गण है, भारत का जो मन है, आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो भारत के मन की बात करते हैं, उनकी बातों में वो बात झलकती है। लेकिन जब हम राहुल जी की बात देखते हैं तो जोश बहुत है, कुछ करने की इच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होमवर्क है वो कमजोर है। बिल्कुल, लेकिन इसमें हमने समावेश अगर हम देखें तो सभी जनों का है। इसमें किसानों की बात भी कही गई है, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कही गई, महिलाओं के लिए आपने लक्ष्मी योजना का कहा, इसके अलावा लाख रुपए देने की बात कही, उसमें और भी कई बातें हैं, जैसे युवाओं के लिए योजना बनाएंगे, 30 लाख रोजगार देंगे।
तो इसमें ऐसा कोई वर्ग छोड़ा नहीं है उन्होंने जिसमें कुछ न कुछ वादा किया हो और सभी के लिए कुछ न कुछ वादा किया है, तो इसमें छूट कहाँ जाता है, क्या कमी रह गई है इसमें? जी जी बिल्कुल, देखिए ना आप बहुत ध्यान से देखिए कि अगर हम देख रहे हैं तो जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक तो विषय ही, एक तो प्रश्न सबसे पहली बात ये उठती है कि क्या ये न्याय पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक जगह संकल्प पत्र है, तो अतिशयोक्ति हो गई। बिल्कुल एक जगह जो है वो संकल्प पत्र है, एक तरफ संकल्प से भर रहे हैं, हम पूरे भारत को संकल्प दे रहे हैं और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो थोड़े से नेगेटिव नैरेटिव की तरफ है और कांग्रेस को एक पॉजिटिव नैरेटिव की तरफ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। संदीप पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये बातें कही जा रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कमी रह गई है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, अगर हम पूरे मुद्दे पर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी को लेकर उन्होंने 3-4 बातें कही है, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो हमारे पड़ोसी है हम उनसे अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, भारत में आतंकवाद ना हो इसके लिए हम पाकिस्तान से बात करेंगे। और जबकि जो भारत के जो मौजूदा विदेश मंत्री वो कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, किस बात पर बात करें हम? कांग्रेस क्यों बात करना चाहती है पाकिस्तान से? देखिए, जहाँ तक विदेश नीति की बात आपने कही, तो कांग्रेस के पास अभी की स्थिति में तो कुछ करने के लिए है नहीं, तो कहीं ना कहीं अपने को बनाए रखना और किसी मुद्दे पे बनाए रखना, कुछ तो उन्हें कहना ही है। विदेश नीति के लिए अगर वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को पूरी तरह से पहले ही राजनीतिक तौर से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का भारतीय मानस जो है किसी भी स्थिति में पाकिस्तान को किसी भी रूप में स्वीकारता नहीं है। और ये किस तरीके से उन्होंने बात कही और क्या उनके पीछे मंशा है, मुझे तो उनके मुस्लिम लीग वाली बात पे एक पुराना गाना याद आता है जिसमें कहा था कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने और चाहे ना माने। बस अंतर इतना है कि मुस्लिम ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हम भी दीवाने हैं तेरे सदियों पुराने, बस ये नहीं कह पा रहे हैं। बस दोनों का जो साठगांठ है वो अब इनके पास वो स्थिति बनी नहीं है अभी कर पाने नहीं। तो जो भारत के जो पड़ोसी देश है और भी उनका भी जिक्र किया, मैं थोड़ा सा पॉइंट करके बताता हूँ कि हम मालदीव के साथ संबंधों को सुधारेंगे, म्यांमार के लोगों के राजनीतिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हम म्यांमार के साथ में काम करेंगे, देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम पाकिस्तान से बातचीत की शुरुआत करेंगे, गजा में जो संघर्ष हो रहा है उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और चीन सीमा पर जो स्थिति थी पहले उसे यथावत रखने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कुल मिलाकर अगर पूरा हम देखा जाए कंक्लूजन निकालें फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो ये सोच में आता है कि कांग्रेस अपने नेवर फर्स्ट की पॉलिसी अपनाना चाहती है, जो कहीं ना कहीं हमको मौजूदा पॉलिसी में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे रिश्ते चीन के साथ बेहतर नहीं है, हमारे रिश्ते नेपाल के साथ बेहतर नहीं है, हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं है, म्यांमार के साथ भी नहीं है, भूटान के साथ भी लगभग खींचतान भी चल रही है। तो जो मौजूदा स्थिति अभी दिख रही है, क्या उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस नेवर फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर? और साथ ही साथ संदीप जी यहाँ पर देखिए, आप जिस तरह से मनीष जी ने बताया विदेशी नीति को लेकर कांग्रेस ने जिक्र किया है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी इस और काम तो कर ही रहे हैं ना। मालदीव की जैसे हम बात कर रहे हैं, पहले विवाद चल रहे थे, अभी 2 दिन पहले की खबर है, वहां पर हम सामान पहुंचा रहे हैं, जो खाने पीने का सामान है, चावल हो गया, प्याज हो गया, इसको लेकर वहां पर बातचीत हुई है वहां के प्रधानमंत्री के साथ। तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस और काम, और G20 की अध्यक्षता जिस तरह से भारत ने की, तो विदेश नीति की को लेकर तो काम मोदी जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, अलग कैसे हुआ ये? देखिए, ये मुझे तो लगता है ये काउंटर पार्ट है, बीजेपी का जो पार्ट है उसका ही काउंटर पार्ट है। और विदेश 10 सालों में गंगा में बहुत पानी बह गया और इसलिए इन लोगों के पास अब पूरी लड़ाई तो ये लड़ नहीं पा रहे हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में कर पा रहे हैं। इसलिए आपने देखा भी है कि जब इनके ऊपर बीच में आरोप भी लगे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम चीजें बोली जाती थी, तो उसके पीछे मतलब ये लोग अब उतना सामना नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की उनके पास, ना तो उनके पास अब संसाधन बचे हैं और ना उनके पास अब वो लोग बचे हैं। आप देखिए भगदड़ कैसी मची है। बिल्कुल। और उस स्थिति में ये जो विदेश नीति पे आप बोलना, चूंकि बीजेपी का जो एजेंडा है विदेश नीति को लेके, उसका अपना एक एजेंडा है और बहुत ब्राइट एजेंडा है उसका दिखाया हुआ। उस पे ये लोग काउंटर पार्ट करेंगे तो हर पॉइंट को वाइज जो है, आजकल तो सब जगह स्पेशलाइज लोग बिठा दिए गए हैं। लेकिन सिद्धांत तो नेहरू का ही चल रहा है ना, जो पंचशील का सिद्धांत नेहरू जो देके गए हैं उसी का काम तो उसी के अनुरूप कर रहे हैं ना सर। नहीं, वो इसको अलग से कैसे देखेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो चीजें अपनी जगह रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं हुआ और अब सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है कहना। अगर कोई ये कहे कि 60 साल पहले कुछ नहीं हुआ तो सब अभी शुरू हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है संदीप जी। हमारे साथ विभांशु जी भी हैं। विभांशु जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से
अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से तुलना की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं जानना चाहूंगी, मुस्लिम वोटर्स को यहाँ पर नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। राजनीति को लेकर हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बहुत एक उनका एक अलग अहम हिस्सा है वो राजनीति में, और मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये लेकर आई। वहीं अगर बीजेपी इसका विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है यहाँ पर। नहीं, देखिए अभी तो जहाँ तक बीजेपी की बात करें तो वो इस तरीके की कहीं बात उनकी देखने को नहीं मिली कि वो किसी विशेष वर्ग, जाति, समाज के वोट को बात कर रहे हैं। मोदी जी के अनेक भाषणों में 4 तरीके की जाति की बात करी, गरीब की बात करी, युवा की बात करी, किसान की बात करी, तो इसमें कहीं जाति शब्द तो नहीं सुनने को आया है। तो ऐसा हम ये माने कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उस पार्टी के, तो हम अभी उनकी बातों को यदि कहीं भी देखें और केंद्र सरकार की देखिए आदर्श आचार, कहा है सर SC ST के लिए, ओबीसी सारी जातियों को लेकर बातचीत वो देखिए वो संविधान में, देखिए वो हमारे संविधान में इस तरीके का प्रावधान है, हमारे यहाँ अनुच्छेद है जिसके तहत उनको वो सुविधाएं दी जाती हैं। संविधान के तहत बात करना एक अलग विषय होता है, और वोट के आधार पर किसी बात को किसी जाति वर्ग के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जहाँ भी जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, वो 140 करोड़ की बात करते हैं। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि इस वर्ग का मुझे वोट चाहिए या इस वर्ग के वोट मुझे नहीं चाहिए। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं सुनने आया, बल्कि उनकी पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि हम बूथ में जाकर और वोट बढ़ाएंगे, हर बूथ में वोटों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब हर बूथ में वोट बढ़ाने की बात करते हैं तो इसका मतलब वो कहीं भी, ऐसा मुझे लगता है, वो कहीं भी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं अपनी थोड़ी सी बात पे आगे बढ़ाना चाहूंगा, विदेश नीति के मामले में जो बातें आ रही हैं लगातार। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की हम विदेश नीति को बात करते हैं, देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विदेश नीति में कहती है नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, हाँ, वो कहती है नेशन फर्स्ट। उसके अनुरूप हमें जो भी विदेश नीति अपनानी होगी, हम उस समय अनुरूप अपनाएंगे। जैसे अभी आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चला, उसमें भारत की जो विदेश नीति थी वो ये थी कि भारत के हित में हमें क्या फैसले करने हैं, कैसे दोनों देशों से अपने युवाओं को और लोगों को बचाना है, कैसे उनके साथ, उन दोनों देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने हैं। उनका मैं अभी यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बहुत बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन साथ में हमने नेशन फर्स्ट के तौर पर हमने ये भी किया कि दुनिया के अनेक देशों को भारत ने कोविड की वैक्सीन दी, तो वहां एक विदेश नीति थी। आज पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरे दुनिया में सम्मान भी मिल रहा है। तो कहीं ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति कमजोर है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के, और हमेशा हमारे जो घोषणा पत्र होने चाहिए वो राष्ट्र हित में होने चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि सर ने बताया कि हमारी जो विदेश नीति है मौजूदा, वो देश के हित में पहले है, बाकी बाद में है। रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तब स्टैंड कैसा रहा भारत का? हमेशा रसिया के पक्ष में रहा, यूक्रेन के पक्ष में अभी कभी बोला नहीं गया है, कम ही बोला गया है। अगर हम गजा या इजराइल की बात करें तो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तब भारत का स्टैंड भी उस समय लगभग मिला जुला रहा। अगर हम पूरे ऑल ओवर नीति को देखें तो कहीं ना कहीं नेशन फर्स्ट की इसमें बात हमेशा रही है, लेकिन अब जो बदलाव की बात आ रही है उसमें एक बात का जो पॉइंट किया गया है कि हिंदू मुस्लिम के जो ध्रुवीकरण है उसके जो आरोप लगे कि कांग्रेस पाकिस्तान से बात करेगी तो क्यों करेगी? सर, मेरा निवेदन ये है, हमारी विदेश नीति के संदर्भ में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पहले हमारे देश के जब राष्ट्र प्रतिनिधि जाते थे तो कहाँ खड़े होते थे, कैसे खड़े होते थे और उनके साथ कैसे व्यवहार होता था। मैं किसी के बारे में नाम लेकर कुछ विशेष कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ तो वजह होगी ना जब आज लोग कहते हैं मोदी इज द बॉस। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ तो लोग कहते हैं मोदी बड़े भाई हैं हमारे। कुछ तो बात होगी जब लोग सार्वजनिक लाखों की भीड़ में आकर पैर पड़ते हैं। ये स्थिति आज से पहले क्यों नहीं थी? हमारी विदेश नीति अगर सफल होती तो हम ऐसे दुबके हुए पिछड़े हुए नहीं बैठे रह सकते थे। हमने आज सीना तान के दुनिया के सामने खड़े हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े संकटों के बारे में दूसरे देश कहते हैं कि हिंदुस्तान अगर मध्यस्थता करे, मोदी जी अगर मध्यस्थता करें तो संकट का हल निकल सकता है। दुनिया आज हमारी तरफ आशा की निगाह से देखती है। उसकी केवल वजह यह है कि हिंदुस्तान की नीति बहुत स्पष्ट है और नेशन फर्स्ट, जैसा जोशी जी ने कहा, हमारा राष्ट्र हित पहले है। हमने देश की राजनीति में भी और
दुनिया की राजनीति में भी केवल एकमात्र एक सीमा बनाई कि हमारे देश का हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हित के सामने हम कहीं नहीं झुकेंगे। लेकिन भारत के पर की जो मौजूदा सरकार है उन पर यह भी तो आरोप लगे कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ की मीडिया बिल्कुल आवाज नहीं उठा पा रही है। मीडिया को लेकर तो कई बार रिपोर्टें भी आई हैं। क्या उसको भी हम नकार नहीं किया? आंतरिक नीति के बारे में है बीजेपी पर उनका ये कहना है कि क्या ये बहुसंख्यकों को तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पर की जा रही है? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि कानून में अधिकार सबको है। हम कहते हैं हिंदुस्तान में कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, कानून जो कहता है। देखिए, हम किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ मिलने जा रहे हैं, जरा विचार तो करो। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी है, वो इंसान है, ये अलग बात है। लेकिन कोई अगर अपराधी है तो अपराधी है, पहले हम उसको अपराधी की दृष्टि से देखें। वो किस पद पर है, उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, इस दृष्टि से अगर अपराधी की पोजीशन अगर हम तय करेंगे तो कानून अपना काम नहीं कर पाएगा। कानून को स्वतंत्र छोड़िए, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, इनको सरकारों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से उनकी तरफ यह देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कौन कितनी बड़ी हैसियत का आदमी है, किसकी शक्तियत क्या है। उसको यह देखने की जरूरत पड़ना चाहिए कि कानून में देखे कि कानून उसके बारे में क्या कहता है, उसने क्या अपराध किया है, उसका क्या तरीका है और उसकी क्या सजा है। अपराधी के बारे में केवल यही देखना चाहिए। जहां तक तुष्टिकरण का प्रश्न है, हमारा कोई छद्म एजेंडा नहीं है। हमने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे, हमने कहा हम कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लाएंगे तो लाएंगे, हमने कहा हम महिलाओं के, बहनों के प्रताड़ना का, शोषण का, उनके पीड़ा के अधिकार को हम संरक्षित करेंगे, तो हमने उसके लिए भी कानून बनाए हैं। हमने कहा ये 3 तलाक से लोगों को, हमारी बहनों को प्रताड़ना होती है, हम इस कानून में संशोधन करेंगे। तो ये सारी बातें हमने पहले कही हुई हैं और वही लागू की हैं। जहां तक मित्रों घोषणा पत्र का प्रश्न है, घोषणा पत्र किसी भी पार्टी की गीता और बाइबल की तरह है। वह एक पवित्र ग्रंथ है, उसके कर्ता धर्ताओं को उसको रोज पढ़ना चाहिए कि हमने क्या कहा था, हम उसमें कहां तक पहुंचे। तो ठीक है सर, लेकिन उन बातों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? हाँ, यूटर्न हो जाते हैं। मैं वही आ रहा हूँ मित्र कि हमको रोज यह बात पढ़ना चाहिए कि हमने जो कहा था वो हम कर पाए कि नहीं कर पाए। अब बिल्कुल चलनी सूजी से कहती है कि तुझ में छेद है। आपको हिंदुस्तान ने 100 साल का शासन करने का अधिकार दिया। आपने 60-70 साल इस देश पर इतने लंबे समय तक शासन किया। आपको अपने घोषणा पत्र जारी करने का और देश की जनता के लिए काम करने का बहुत मौका दिया। और बिल्कुल ठीक है ये बात कि नैतिकता के बारे में ये स्थिति हो गई आज कि कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। सही बोलने वाले पर भी आज लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनने बहुत दिन तक थोथी घोषणाएं, डपोल संघ की घोषणाएं। हमारे यहाँ 2 तरह की बातें होती हैं। एक है कल्पतरु, कल्पतरु के नीचे बैठकर जो आप कल्पना करोगे, उस पर बैठकर अगर बैठोगे तो वो आपकी कल्पना पूरी होती है। एक होता है डपोल संघ। वो डपोल संघ के सामने आप जाओगे कि मुझे 1000 रुपए दे दो, कहेगा क्या छोटी सी बात करते हो, 2000 लो। वो कहेगा 2000 दे दो तो कहते क्या छोटी सी बात करते हो, 4000 दो। तो ये हमारी घोषणाएं ऐसी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की विश्वसनीयता होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको इस पर चिंतन तो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा बाइबल और गीता की तरह पवित्र ग्रंथ है, उसको घोषित करने के पहले 10 बार विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। आरोप तो लगा दिए गए हैं और ये जो मुद्दा है वो जनता के बीच में भी पहुंच रहा है। सर, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स इसको लेकर आवाज उठाएंगे, जनता के मन पर ये प्रभाव तो डाल रहा है। दूसरा, जिस तरह से श्याम मोहन जी ने कहा 3 तलाक को लेकर जो बहनें प्रताड़ित हो रही थी, सरकार ने उसमें संशोधन किया। क्या कांग्रेस जिस तरह से मैनिफेस्टो में वादे कर रही है, अगर सरकार आती है और मैनिफेस्टो ये वाला लागू होता है तो क्या 3 तलाक को भी वापस से लेकर आया जाएगा? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैंने निवेदन किया कॉमन सिविल कोड का भी, हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं, सबको एक जैसा, कोई पर्सनल। यूसीसी तो सर 2 जगह लागू भी गोवा में पहले से, उत्तराखंड में लागू हो चुकी है। लेकिन अगर कांग्रेस की आ जाती है तो 3 तलाक को लेकर जैसे हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को लेकर वो बात कर रही है, मुस्लिमों से वादे किए हैं, तो 3 तलाक को लेकर पहले बहुत विवाद हुए, तो अगर आ जाती है तो क्या 3 तलाक भी वापस लेकर आएगी?
मैडम बिल्कुल मैं हमारे भाई एक मित्र ने जिस गाने से इसको समापन किया था, मैं उसी तरह के एक गाने से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। और जोशी जी और आदरणीय श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे जरूर, क्योंकि नैतिकता का तकाजा है। हम लोग हमें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, और ये हम जो कर रहे हैं ये मन भाव है। देश में ऐसा वातावरण है, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है और जन जन तक पहुंचे ही है उनकी योजनाएं, इसलिए आज हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं। बिल्कुल। हम एक गाना बहुत कुछ दिन पहले एक फिल्म में आया था कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो रामलीला। ये गाना आप लोगों ने सबने सुना होगा। अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए पाकिस्तान में साल श्रीफल लेके पहुंच जाते हैं हमारे दुश्मन देश के पास, तो वह रामलीला कहलाता है। यदि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने चले जाते हैं तो वह रामलीला कहा जाता है। यदि हमारे देश में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी जो आबादी वाला समाज है उसके सम्मेलन करती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो एक समाज का उत्थान के लिए काम करती है। और यदि कोई दूसरा राजनीतिक दल उसका नाम भी नहीं ले अगर गलती से भी, तो उसको ये कहा जाता है ये रासलीला कर रहे हैं, देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ये राजनीतिक जो लड़ाई है इसमें राजनीतिक दलों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय ब्रजमोहन जी, आपकी बहुत उम्र है, आप बहुत अनुभवी हैं। मेरा ये मानना है, मुझे 30-32 साल हो गया पत्रकारिता करते करते, इन राजनीतिक दलों के जो चेहरे हैं वो चेहरे सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ करने वाले हैं। ये लोग हंसते हैं बैठ के, ये जब अपना घोषणा पत्र रखते हैं, आप सोचिए, सुनिएगा, आप इसके पहले इन्हीं के घोषणा पत्र में था ना, नैतिकता के साथ कुछ लोगों ने ये कहा था, क्यों मंच पे ये बताओ तुमको 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा वो ज्यादा अच्छा है या 40 रुपए का पेट्रोल ज्यादा अच्छा है? बोले नहीं, 30 रुपए का पेट्रोल। क्यों सिलेंडर तुमको 200 रुपए में मिलेगा? आपको याद होगा कि हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साइकिल चलाते थे 60 रुपए के पेट्रोल पे, बहुत महंगा था पेट्रोल उस समय। हमारी स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके घूमा करती थी, क्योंकि उस समय 300 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। आज सिलेंडर कितने का है? आज पेट्रोल कितने का है? मनमोहन सिंह सरकार में ये कहा जाता था कि ये देश को बर्बाद करने के लिए ये पैसा, इतना महंगाई चल रही है। आज देश के उत्थान के लिए ये पैसा लग रहा है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन परिस्थिति जन्य जो हालात हैं, जो परिस्थिति बनी है, उसमें सब अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना काम करते हैं। ये जो घोषणा पत्र होते हैं, ये आम जनता को, मैं मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि आम जनता को सिर्फ, जब एक बार आपको याद होगा कि जनता के वोट पाने के लिए ये कहा जाता था 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में अगर आएगा और एक एक पैसा मैं विदेश से जो लेके भागे हैं उनसे सारा पैसा यहां लाके रखूंगा। उसके बाद उनकी सत्ता में रहते ही कई हजार करोड़ रुपए लेके विदेश चले गए वो लोग, आज तक लौट के नहीं आ पाए, एक भी नहीं लौट के आ पाया। और जिन मनमोहन सिंह सरकार के समय में जिनके ऊपर महाभ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, वो भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कितने लोग जेल में हैं ये जरा पता करिएगा सभी हमारे सामान्य पत्रकार मित्र। ये जनता को सिर्फ ठगने के लिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हमारे आदरणीय निगम भाई साहब ने जो बात कही है, ये सब मौसेरे भाई हैं, ये राजनीतिक दल के लोग सब एक दूसरे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहले अपन ये हैं। लेकिन इसमें गुप्ता मैडम सिर्फ एक चीज बहुत महत्व रखती है कि जनता सब जानती है, और जनता मनमोहन सिंह जी की अपेक्षाकृत मोदी सरकार को ज्यादा बेहतर मानती है, इसलिए वो लगातार चुन रही है। आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, आपने सही चीजों पर प्रकाश डाला है जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत भी है, और जनता को ये समझने की भी जरूरत है कि वो क्या कर रही है, किसको अपने मत का कहां अपने मत का उपयोग कर रही है। लेकिन 3 तलाक को लेकर मैंने एक सवाल सर आपसे पूछा था, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कह दिया कि सभी राजनीतिक दल जो है नैतिकता भूल चुके हैं और सभी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करे? सत्ता तो अब देखिए, पक्ष और विपक्ष एक जगह गठबंधन हो गया, एक भारतीय जनता पार्टी है। जब दोनों इधर इस तरीके की काम कर रहे हैं, सत्ता के लिए काम किया जा रहा है, जनता के फायदे के लिए कौन काम करेगा? और आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया? देखिए, मैं फिर एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक गाना था, आपने देखा है, यही वो हैं। आपको याद होगा सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी और वो सदन में चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। 10 साल से सरकार है,
कथनी और करनी में अंतर तो है। बिल्कुल बहुमत के साथ सरकार है। 3 तलाक वाला मामला क्योंकि बहुत न्यायिक था, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के लिए साधुवाद है, बहुत प्रताड़ना के दौर से गुजर रही थी और उनको अगर इसका लाभ मिला है तो ये देश में बदलाव है और बराबरी का दर्जा देने वाला काम है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से जो वादे प्रतिवादे जिस तरीके से किए जा रहे हैं, हमारे जोशी जी बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत ये सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बुद्धिजीवी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन इनके साथ ये क्यों नहीं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे रह सके? क्यों नहीं ये सरकार में लगातार मंत्री, इनमें वो टैलेंट था कि ये मंत्री बनते, सांसद बनते, राज्यसभा में जाते। लेकिन आज ऐसे लोगों की पार्टी को जरूरत नहीं है। जरूरत ऐसे लोगों को है जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वो लोग आज आप सोचिए जो कल तक गाली देते थे, आपने ध्यान दिया होगा कि 3 चुनाव में महाराज के खिलाफ आंदोलन चला। पूरी भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देशद्रोही कहा करती थी और अंग्रेजों का साथी कहा करती थी, उनके साथ सरकार बनाई। कल तक जो आपको सबसे ज्यादा भ्रष्ट दिखते थे, आज कांग्रेस मुक्त करने के नाम पे आप भाजपा में कांग्रेस युक्त करे ले रहे हैं। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जोशी जी जैसे अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, आज भी हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अपने लोगों को भी कम से कम अवसर देना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को। बिल्कुल ठीक है। सुधीर निगम सर, मैं सुधीर निगम सर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सर ने तमाम बातें कही है, मैं एक चीज का और यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है, वो भी आज चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि मोदी साहब के जो राजनीतिक और वैचारिक जो पुरखे थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनके गुरु इनका विरोध कर रहे थे। उन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस के न्याय पत्र के खिलाफ में मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी साहब के पुरखे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान और मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का इन्होंने विरोध किया है। बीजेपी इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखती? जब हम दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे होते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ उठती है, इस बात को क्यों भूल जाते हैं? मनीष जी, थोड़ा सा और मैं निगम जी आपसे ही इसके बारे में जानना चाह रहा था कि ये और जरूर बताइएगा कि ये संकल्प पत्र और न्याय पत्र के बारे में जो बात की जा रही है, ये लोगों को मूर्ख बनाने का, ठगने का जो नया एजेंडा है, आपने कभी ये सोचा है, मंथन किया है इन पार्टियों ने कि पिछले साल का 2019 का, इसके पहले का 13 का, 2008 के संकल्प पत्र का क्या हुआ, कितने उसमें से पूरे किए हैं? बिल्कुल, वो किसी को याद है? बिल्कुल निगम साहब जी, देखिए ये क्या होता है कि हर पार्टी जो भी है वो दूसरी पार्टियों का इतिहास खोद के लाती है। और जो आपने बात करी है मुस्लिम लीग वाली और बाकी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है, तो ये खोद के लाती हैं। और मुझे लगता है इन चीज़ों को आप पीछे छोड़ देना चाहिए सभी को, कि नेहरू जी ने ये किया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये किया, इससे मुझे आज की डेट में कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ही तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ती, कांग्रेस से तो कभी नहीं कहा इस बात का। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से होना चाहिए। इतिहास में क्या हुआ, किस स्थिति में था जब देश आज़ाद हुआ और कैसे आगे बढ़ा है सभी लोगों का। और ये सिर्फ आरोप लगा देना कि फलाने ने ऐसा कर दिया था, ढिमके ने, आप उस समय की परिस्थितियां देखिए क्या थी और क्या सही लगा लोगों को, उस हिसाब से उस समय निर्णय लिए गए। तो आप उसकी तुलना आज से नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिस समय देश में सुई नहीं बनती थी वो परमाणु बम बना रहा है आज, तो आप सोच सकते हैं तरक्की हुई कि नहीं हुई। और यदि नहीं हुई है तो कैसे? तो ये सारी चीजें जो हैं ये ग्रेजुअली होती जा रही हैं और होंगी। सरकार किसी की भी रहे, आज से 50 साल बाद अगर आप हम में से आप कोई रहा तो आप लोग तो रहेंगे, हम लोगों का भरोसा नहीं। अरे नहीं सर। तो 50 साल बाद यदि इस पे बात करें आप लोग, तो कम से कम ये देखिएगा कि आज हम किस स्थिति में हैं और 50 साल बाद देश किस स्थिति में होगा। तो यदि हम इसी में खड़े रहे कि पहले ये नहीं हुआ, आज ये हो रहा है, तो इसमें हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी आपसे कही है वो यही है, बिल्कुल, कि दोनों पार्टियां सिर्फ उल्लू बनाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी संदीप पाठक सर आपसे जानना चाहूंगा कि मैं एक चीज़ों का यहाँ जिक्र करना भूल गया था। विदेश नीति पर हमारी बात छिड़ी तो कांग्रेस ने नाइबर फर्स्ट की पॉलिसी का यहाँ पर की बात की, जो कि बीजेपी की जो अभी की पॉलिसी है उसमें अभाव देखने को मिलता है। इसमें गलत कहाँ है? मैं ये सवाल मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय सर से पूछता, मैं आपसे पूछता हूँ सर।
फिर से रिपीट करिए। जो नाइबर फर्स्ट की पॉलिसी की बात कर रही है कांग्रेस, इसमें गलत कहाँ है? हम तो ये चाहते हैं कि पड़ोसी हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हो, क्योंकि जब भी हम पर संकट आता है तो पड़ोसी पहले आते हैं, दूर के तो बाद में आएंगे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं देखिए, नेबर फर्स्ट शुरू से रहा है, और ये देखिए ये क्या है कि सब लोगों को बताने का सिर्फ तरीका बदल रहा है। ये नेहरू के जमाने में भी थी विदेश नीति, मोदी जी के जमाने में भी विदेश नीति है, और इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें इसे बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, इसलिए कर रही है कि देखिए बीजेपी के पास अब क्या है कि ये बुलेट ट्रेन में चल रही है, और कांग्रेस जो जिस ट्रेन में चल रही है वहाँ चेन पुलिंग हो रही है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ अब सुखी होने का दुख है। बिल्कुल। मतलब ये इतने ज्यादा सुखी हो चुके हैं हर चीज से कि अब इनको उसका दुख है। बिल्कुल। और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसी कोई नीति ना पहले गलत थी ना आज गलत है, और ये सब समय के साथ बदलती है। सुधीर जी ने सही कहा, शिशिर जी ने सही कहा इस बात को, और जोशी जी का भी एक अपना एक संतुलित वो चाह रहा है। मतलब मैं सभी पैनलिस्ट का इस मामले में कोई अन्यथा न ले इस बात को, नहीं, लेकिन कुल मिला के नीति ये सब समय के हिसाब से है। एक्चुअल में मुझे ये कहना है कि अपराध और परिस्थितिजन्य अपराध में बड़ा फर्क है। जब परिस्थितिजन्य अपराध को हम अपराध बता देते हैं तो उसकी परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जो कुछ अच्छा बुरा हुआ है वो परिस्थितियों से हुआ है। बिल्कुल। उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना, और आज की जो डिटोरिएट हो गया जितना मतलब रसातल में चला जा रहा है, मूल्य की तो बात करना बहुत बेकार बात हो गई है। मूल्य रहित मतलब राजनीति में ये तो सब ऐसा लगता है ये किसी प्रवचन में जब 3 घंटे का कहीं हो रहा हो तब बात होनी चाहिए ये सब। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये डिबेट में मूल्य की कम से कम बात ना आए। संदीप जी, और जिस तरह से आज हमने चर्चा की तो कहीं ना कहीं ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो नैतिकता से हट के सत्ता को पाने के लिए ये सारी चीजें मैनिफेस्टो, न्याय पत्र, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, और जिस तरह से हमने इस बार कांग्रेस का देखा है सर, घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र नहीं, न्याय पत्र है ना। मतलब इससे ज्यादा न्याय किसी ने किया ही नहीं आज तक। तमाम चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि न्याय पत्र पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं क्या ये सही है, जनता के मन को कितना लुभा पाते हैं न्याय पत्र और संकल्प पत्र। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।